हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं केमिस्ट्री के क्लास 12th के आपके चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। ठीक है, जैसा आप लोग को पता है कि भैया सिर्फ और सिर्फ स्टेप अप एकेडमी पर ही आपको मिलने वाले हैं आपके सभी सवालों के जवाब, और यहाँ पर आप लोग को कराई जाती है कंप्लीट प्रिपरेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पे। ठीक है, चलिए ज्यादा समय यहाँ पर बर्बाद नहीं करते हैं, हम लोग सीधे आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि हमारे पास में आज होने वाला है केमिकल काइनेटिक्स। कुछ 30 या 32 क्वेश्चन कुछ है इसमें। ठीक है, ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। हां, पर फिजिकल केमिस्ट्री है तो ऑब्वियस बात है यहां पर कैलकुलेशन वाला पार्ट काफी ज्यादा होने वाला है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको उसी तरह से हमें सॉल्व करना रहेगा। अब ये देखो, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला वाला क्वेश्चन हमें यह बोलता है, from the rate expression for the following reaction determine their order of reaction and dimension of the rate constant। ओके जी, क्या क्या करना है हम लोगों को यहां पे जो एक्सप्रेशन दे के रखा हुआ है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप लोगों को फाइंड आउट करना है, और साथ ही साथ में क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट आपको यहां पे फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, ध्यान रखना, जब कभी भी आप लोग बात करते हो यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, तो हर बार हम लोगों ने एक चीज सीख के रखी हुई है कि जब भी आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना होता है तो आप लोगों को हमेशा देखना है रेट लॉ। ठीक है जी, क्या देखना रहेगा, रेट लॉ। और रेट लॉ क्या बोलता है आपके पास में कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, जो भी आपके पास में रिएक्टेंट दिया होता है उसकी पावर जो होती है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इसका ऑर्डर। तो बस यहां पर भी सेम वही वाला काम करना है, उसी से ही आप लोगों का ऑर्डर डिफाइन होगा और उसी से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। एक बार जब आपके पास में यहां पर ऑर्डर डिफाइन हो जाता है तो आपके पास में क्या बता के रखा है, रेट कांस्टेंट की डायमेंशन को फाइंड आउट करना। तो रेट कांस्टेंट की डायमेंशन को भी फाइंड आउट करना आसान ही है। रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू आपके पास में फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यह फॉर्मूला होता है। तो जो भी कोई आपके पास में ऑर्डर निकलेगा उस ऑर्डर की वैल्यू को यहां पर मैं प्लेस कर दूंगा n की जगह पर, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बस दो फॉर्मूले हैं, देखना है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या था, आपके पास में 3 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड था, जिससे आपके पास में नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन के रखा है। यहां पे रेट लॉ दे के रखा है के NO टू दी पावर 2 दे के रखा है। तो याद रखना, यहां पर डिपेंडेंसी नहीं होती है आपके पास में रेट ऑफ रिएक्शन, जिसके अंदर आप यहां रेट लॉ पे अप्लाई करोगे तो हमेशा ऑर्डर जो रहता है एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है जो आपके पास लिखे गए एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है। तो इसी वजह से अगर मैं बात करता हूं यहां पर जो ऑर्डर होगा, मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 2, और अगर n की वैल्यू 2 हो गई तो रेट कांस्टेंट K का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2 इंटू सेकेंड इनवर्स, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दोगे, 1 माइनस 2 क्या बन जाएगा, माइनस का 1। तो आपके पास में जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो निकल कर आ जाएगी, ये होगा मोल का इनवर्स। या फिर देखो, ऑब्वियस बात है यार, -1 आएगा ना, तो -1 अगर आता है तो चीजों को थोड़ा सा उल्टी पुल्टी कर देना। तो उल्टी पुल्टी करोगे तो नीचे वाला लीटर जब ऊपर जाएगा तो माइनस की जगह वो हो जाएगा आपके पास में प्लस, जबकि ऊपर वाला मोल आएगा इनवर्स में और सेकंड इनवर्स आपके पास एज इट इज चलता रहेगा। दूसरे वाले क्वेश्चन पे भी आप लोगों को रेट ऑलरेडी डिफाइन करके रखा हुआ है, ऊपर कुछ भी नहीं है, तो पावर क्या मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा n इज इक्वल टू 2। ठीक है, ध्यान रखना, हमारे पास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, सो फॉर दैट रीजन 1 प्लस 1 हमारे पास आंसर कितना आ गया, 2। और हमें पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आपके पास में 2 होता है तो रेट कांस्टेंट के लिए डायमेंशन क्या होती है, लीटर इंटू मोल इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब तुम लोग यहां कंफ्यूज मत होना, तुम बोलोगे कि नहीं तो कि सर ऊपर तो SEC लिखा है और -1 लिखा है, नीचे S टू दी पावर -1 लिखा हुआ है। तो भाई टेंशन की बात नहीं है, सेकेंड इनवर्स लिखना है, चाहे आप उसको शॉर्ट फॉर्म SEC लिखो या S लिख दो, एक ही बात रहती है। ठीक है, फिर आपके पास में क्या लिखा हुआ है, मेथनॉल है, जिससे आपके पास मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना हुआ है। CH3CHO की पावर कितनी देके रखी है, 3/2। तो ऑब्वियस बात है ऑर्डर जो आपके पास में निकलने वाला है वो कितना निकलने वाला है, 3/2 निकलने वाला है। और अगर रेट कांस्टेंट की बात करते हो तो K इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 3/2।
2 है ना। जब 1 माइनस 3/2 करोगे तो आंसर कितना आएगा भैया, सिंपल सी बात है, एलसीएम लोगे 2 इधर जाएगा 2 माइनस का 3 तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। तो माइनस का 1/2 अगर होता है तो भैया फॉर्मूला यहां पर बनेगा लीटर की पावर प्लस का 1/2 और मोल की पावर बनेगा माइनस का 1/2 और जो सेकंड रहेगा उसकी वैल्यू आपके पास में क्या हो जाएगी, वो तो आपके पास में इनवर्स रहने ही वाला है। तो बस भाई इतनी सी कहानी है, -1/2 है, √2 भी आप बोल सकते हो या फिर आपके पास में इनवर्स भी कर सकते हो, जो करना है कर सकते हो भाई। बस आपके पास में क्या होना चाहिए, आंसर प्रॉपर निकल कर आना चाहिए। फिर लास्ट में बता के रखा है सेम इसी तरह से, कुछ भी नहीं है तो पावर क्या मानी जाएगी 1, और अगर n इज इक्वल टू यहां पर 1 आता है तो ऑब्वियस बात है फॉर्मूले पे 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, और किसी की भी पावर 0 मतलब कितना होगा, आंसर 1 होगा। तो 1 इंटू सेकेंड इनवर्स लिखो या फिर इसकी यूनिट क्या लिख दो, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड इनवर्स, एक ही बात है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, ये रहे आपके पास में चारों क्वेश्चन के सही आंसर। क्लियर हो गई बात, सिंपल सा है, 2 फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होता है और कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं है। नाउ फटाफट फुर्ती से अब बात कर लेते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की, जहां बोलता है फॉर द रिएक्शन 2a प्लस बी से a टू b बनता है, रेट कांस्टेंट आपके पास में दे के रखा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन से रेट लॉ भी बना दिया है, के a और b स्क्वायर, और k की वैल्यू आपके पास इतनी दे के रखी हुई है, कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन। इसमें क्या बोल के रखा है, इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास में a की वैल्यू इतनी हो, b की वैल्यू इतनी हो, और कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर a रिड्यूस टू 0.06 मोल पर लीटर। अगर आपके पास में A जो हो गया ना इतना रिड्यूस हो गया तो उस पे वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्या करना रहेगा भाई, दुनिया का सबसे इजी काम यहां पर करना है। सबसे पहले आप क्या करने वाले हो, रेट लॉ को पकड़ने वाले हो। तो भाई साहब रेट लॉ आपके पास में क्या बोलता है भैया जी, यहां पर रेट लॉ बोलता है कि रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा आपके पास A इंटू आपके पास में आ जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, ये कहानी हो जाएगी। अब इसने बोला है इनिशियल रेट को फाइंड आउट करना, तो इनिशियल रेट को मैं यहां पर मान लेता हूं आर नॉट। के की वैल्यू हमारे पास में गिवन है, के की वैल्यू कितनी गिवन है 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6, ये वैल्यू आपके पास में गिवन रहेगी। अब देखो भैया ए का कंसंट्रेशन इनिशियली कितना है 0.1, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 0.1, और बी का कंसंट्रेशन कितना है 0.2, और उसका क्या हो जाएगा यहां पे स्क्वायर हो जाएगा। तो बस इतना सा आप इसको सॉल्व कर दो तो आपके पास में आर नॉट की वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, इसकी वैल्यू हमारे पास में निकल कर आ रही है 8.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9, तो यहां पर आ जाएगा 8.0 10 टू द पावर माइनस का 9, ये आ जाएगा। और यहां पर ऑब्वियस बात है ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है, तो जो वैल्यू रहेगी वो उसी बेसिस पर यहां पर क्या हो जाएगी आपके पास में आ जाएगी। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, मोल पर लीटर से वो हो जाएगा। ठीक है, इतना कोई इशू नहीं लेना है, आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो भैया तुम्हारी मर्जी, पर फिर भी मैं तो यही बोलूंगा कि लिख दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो रेट कांस्टेंट के ये आ जाएगा और बाकी मोल पर लीटर का कंसंट्रेशन रहेगा। नाउ अब आता है इसका कॉम्प्लिकेटेड पार्ट जो कि होने वाला है पार्ट 2, जो ये बोलता है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर A इज रिड्यूस टू 0.06। जब आपके पास में रखा हुआ A जो है वो 0.06 क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। ठीक है जी, ये वाली कहानी आपके पास में है। अब ऑब्वियस बात है, अब यहां थोड़ा सा देखना, हम ये बोलते हैं माना कि A का इनिशियल कंसंट्रेशन, अच्छा इनिशियल वाले को मैं क्या लगा देता हूं, दोनों तरफ नॉट लगा देता हूं। तो A का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो है आपके पास में 0.1, पर आफ्टर रिडक्शन ये कितना हो चुका है 0.06, ये हो चुका है ना। इतनी बात समझ में आ गई, ये कितना हो चुका है 0.06 हो चुका है। अब देखो यहां पर आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके रिगार्डिंग आपको यहां पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहेगा। यहां पर हो क्या रहा है, अगर आपके पास में ये है 0.1 तो ये जो B है जस्ट इसका क्या देके रखा हुआ है, डबल देके रखा हुआ है। ठीक है जी, क्या बोला जा रहा है कि अगर आपके पास में A जो है वो 0.1 है तो B जस्ट उसका क्या देके रखा हुआ है 0.2, डबल देके रखा हुआ है। और अगर मैं इसी बेसिस पर जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो मैं यहां पर सामने वाले को यह बता सकता हूं कि अगर आपके पास में A रिड्यूस होकर 0.6 हो गया तो यहां पर इस A के साथ में हुआ क्या होगा भाई, इस A के साथ में जो रिमेनिंग वाला पार्ट होगा यह बोला जाएगा कि भैया कितना जो A था वो यूज्ड है।
ठीक है, यूज्ड अमाउंट ऑफ ए, ये कितना हो जाएगा, 0.1 में से आपको यहां पर माइनस करना पड़ेगा 0.06, तो आंसर कितना आ रहा है 0.04। इतना यहां पर क्या हो चुका है भाई साहब, इतना यहां पे यूज हो चुका है। अब इसने क्या करा है, इसने यहां पे रिएक्शन करके रखी हुई है किसके साथ में, बी वाले के साथ में। ठीक है, समझ में आई बात कि आपके पास में अगर 0.6 ये रिड्यूस हो गया, 0.06 रिड्यूस हो गया, तो इसका मतलब यूज्ड कितना हुआ है भाई साहब, यूज्ड आपके पास में होके रखा हुआ था 0.04, ये होके रखा हुआ था। अच्छा देखो, इसी बेसिस पर हम लोगों को क्या करना था रे भैया, इसी बेसिस पर हमको यहां पे बी वाली वैल्यू भी निकालनी थी, है ना। बी वाली वैल्यू अगर आप निकालते हो तो बी वाली वैल्यू कैसे होगी, बी वाला क्या निकालना है, यूज्ड वैल्यू निकालना है। तो बी वाली यूज्ड वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी कि बी जो है वो ए के अमाउंट का जस्ट यहां पर क्या होने वाला है, हाफ होने वाला है। बात समझ में आई, क्या कहानी देके रखी हुई थी, मैंने बोला था ना ये देके रखा हुआ है। तो यहां आपको ये पता था कि भैया ए और बी के बीच में रिलेशन ये निकल कर आ रहा था कि बी जो है वो ए से क्या है, डबल है। ठीक है, बी क्या है, जो ए से वो डबल है। तो इसी बेसिस पर बी का जब अमाउंट निकालना पड़ेगा तो जो यूज्ड अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, ए का जस्ट आधा हो जाएगा। समझ में आई बात कि अगर आपके पास में ए 0.04 यूज हो रहा है तो बी जस्ट उससे क्या होगा, कम यूज होगा। तो इस वजह से यहां पर कितना आंसर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा बी की वैल्यू आपके पास में 0.02। और अगर बी 0.02 यूज होके रखा हुआ है तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि रिमेनिंग वाला बी कितना है, तो रिमेनिंग बी आपके पास में निकलेगा 0.2 माइनस 0.02। अब इसको अगर आप सॉल्व कर दोगे तो आपके पास में मिल जाएगा भैया रिमेनिंग ए जो है वो मिल जाएगा आपके पास में कितना, 0.06, परंतु रिमेनिंग बी जो मिलेगा वो मिलेगा कितना, 0.18, ये यहां पे मिल जाएगा। अब करना क्या है भैया, रिमेनिंग वाले की वैल्यू मिल चुकी है। अब रिमेनिंग की वैल्यू मिलने के बाद रेट कांस्टेंट लगा दो। रेट कांस्टेंट कितना चल रहा है, 2.0 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 0.06 और मल्टीप्लाइड बाय 0.18 का स्क्वायर, है ना। ये वाला भी मैंने भैया सॉल्व करके रख दिया था। तो भाई साहब जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो ना तो आंसर जो निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 3.89। ठीक है भाई साहब, कितना निकल कर आ रहा है, 3.89 निकल के आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा सेकंड वाला रेट। और फर्स्ट वाला रेट आपके पास में क्या देके रखा हुआ था, ये वाला इसके अंदर रेट देके रखा हुआ है। क्लियर हो गई बात। फर्स्ट वाला तो बहुत इजी है, सेकंड वाले में अगर ये टर्म पल्ले नहीं पड़ी तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो सेकंड वाले में ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ बढ़ जाते हैं भैया थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड वाला क्वेश्चन बोलता है कि अगर आपके पास में डिकंपोजिशन ऑफ अमोनिया परफॉर्म होता है ऑन द प्लेटिनियम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऑलरेडी इन लोगों ने बता के रख दिया है कि ये आपके पास में क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर फिर क्या बोलता है, व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 इफ रेट कांस्टेंट K की वैल्यू कितनी देके रखी हुई है आपके पास में, इतने यहां पे देके रखी हुई है। तो अब क्या किया जाए भाई साहब, देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऑलरेडी हम लोग यहां पर एक्सप्रेशन डिराइव कर चुके हैं, आप लोग को पता ही होगा। तो यहां पर K की वैल्यू देके रखी है, जस्ट सिंपली सॉल्व कर दो। अगर नहीं, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा रेट कांस्टेंट के, क्योंकि रीजन बहुत सिंपल सा है कि आपके पास में रिएक्टेंट जो है ना इसकी पावर जीरो हो जाएगी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास में क्या परफॉर्म हो जाएगा, यहां पे जीरो आ रहा था। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है रेट किसके ऊपर हो जाएगा, डिपेंड आपके पास रेट कांस्टेंट के ऊपर। इसी वजह से आप यहां पर लगाने वाले हो रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन किस तरह से लगेगी, आपके पास बोला है ये डिकंपोजिशन ऑफ अमोनिया है, तो अमोनिया गैस का डिकंपोजिशन होता है कुछ इस तरह से, जब 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस को इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम मेटल डिकंपोज किया जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन गैस 1 मोल और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस में।
अब यहां पर आप अगर रेट इक्वेशन लगाते हो तो रेट इक्वेशन आपके पास में क्या लगने वाली है भैया, यहां पर लगने वाली है आपके पास में माइनस का 1/2 डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया। अच्छा ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट हमेशा क्या हो जाएगा भाई साहब, डिसअपियर होता है, तो इसी वजह से रिएक्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या आती है, नेगेटिव आती है। वहीं अगर मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं तो प्रोडक्ट आता है रेट ऑफ अपीयरेंस पे, तो नाइट्रोजन गैस के लिए हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ N2 और हाइड्रोजन गैस के लिए हो जाएगा प्लस का 1/3 डी बाई डी टी ऑफ एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये वाली कहानी आपके पास में बन जाएगी। अब आप क्या करोगे भैया, सारी वैल्यू आपके पास में यहां पे देके रखी हुई थी, तो इस बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं, द डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया प्लेटिनियम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस। अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस अगर रेट कांस्टेंट के आपके पास में कितना होता है, इतना होता है, तो यहां पर आप लोगों के लिए अब ये चीज इजी हो गई होगी। और यहां पर ये सारी वैल्यू किसके बराबर है भाई साहब, ये सारी वैल्यू आपके पास में बराबर है रेट ऑफ रिएक्शन के, और रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास किसके बराबर है, ये बराबर है आपके पास में रेट कांस्टेंट के। तो आप यहां पर क्या बोल सकते हो, आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के वैल्यू चाहिए, तो के की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, ये है आपके पास में 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4, तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 एक बार किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो आपके पास में डी बाई डी टी ऑफ नाइट्रोजन गैस, या बोला जाए कि नाइट्रोजन गैस का फॉर्म होने की जो रेट होगी वो कितनी हो जाएगी, इतनी। और इसके अलावा अगर बात करते हो सेकेंड टाइम पे, तो 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 किसके बराबर है भैया, सेकेंड टाइम पर ये बराबर है 1/3 ऑफ हाइड्रोजन गैस के फॉर्मेशन के। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, 1/3 डी बाई डी टी ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो 3 का मल्टीप्लाई भैया सीधी सीधी यहां पर कर देना है, तो कितना हो जाएगा आपके पास में, 2.5 को 3 से करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.5। तो हाइड्रोजन गैस के फॉर्मेशन का जो रेट होगा वो होगा 7.5 10 टू द पावर माइनस 4 डी बाई डी टी ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो बस सिंपल इतनी सी बात है। तो एक आंसर आपके पास में ये रहा, एक आंसर आपके पास में ये रहने वाला है। क्लियर हो गई बात, इजी है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं इसी बात पे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में ये बोलता है कि द डीकंपोजिशन ऑफ डाइमिथाइल ईथर। ओके जी, आपके पास में एक डाइमिथाइल ईथर रखा हुआ है, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डाइमिथाइल ईथर का डीकंपोजिशन करा तो आपके पास में मीथेन गैस मिली है, हाइड्रोजन गैस मिली है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड आपको फॉर्म होके रखा हुआ है। और ये बोलता है कि एंड द रिएक्शन रेट इज गिवन बाय दिस, ये रेट लॉ पे ये दे के रखा हुआ है। अब मैंने बोल के रखा था अगर रेट लॉ ऑलरेडी डिफाइन होता है तो यहां पर ये वाली जो पावर होती है ये क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप यहां पर क्या बोल सकते हो कि भैया इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय इंक्रीज इन द प्रेशर इन अ क्लोज्ड वेसल। ठीक है, तो एक क्लोज्ड वेसल के अंदर क्या हो रहा है कि इसको लगातार प्रेशर इंक्रीज करा जा रहा है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये वाली कहानी दे के रखी हुई है। और अगर प्रेशर के प्रेजेंस में करते हो तो ये वाला एक्सप्रेशन निकल कर आता है। ठीक है भाई साहब, इफ the pressure is measured in bar and time is measured in minute, then what are the units of rate and rate constant? ओके जी, बहुत ही सिंपल सा है। यहां पर ये बोलता है कि ये बताओ कि यूनिट्स क्या होगी किसकी, रेट की, और साथ ही साथ में जो रेट कांस्टेंट है इसके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे के रखा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आप यहां पर ये बोलोगे कि नॉर्मली आप लोगों ने पढ़ के रखा हुआ था, जब कभी भी आप रेट फाइंड आउट करते हो तो वो कंसंट्रेशन पे फाइंड आउट करते हो। वो कंसंट्रेशन क्या होता है आपके पास में, मोल पर लीटर। ठीक है, ये वाली कहानी आपके पास में हो जाती है। अब देखो यहां पर हुआ क्या है कि वैल्यू जो देके रखी हुई है ना, वो किस में देके रखी हुई है, कंसंट्रेशन की जगह आपके पास में प्रेशर गिवन रहेगा। तो इसीलिए आप इस मोल को सीधा सीधा कन्वर्ट कर सकते हो प्रेशर की यूनिट बार से। ठीक है भाई साहब, किससे कन्वर्ट कर सकते हो, प्रेशर की यूनिट बार से इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो भैया इसके अंदर क्या करना है रे भैया, तुम लोगों को दो चीजें निकालनी थी। अब इसी बेसिस पर आप अगर इसको सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने पर क्या निकल कर आ जाएगा, यहां पर आपके पास में आ रहा था रेट,
तो यहां पर मैं लिख देता हूं रेट इज इक्वल टू, आपके पास में क्या चल रहा था के, और यहां पर आपके पास में क्या चल रहा था, प्रेशर चल रहा था। तो ये हो जाएगा आपके पास में CH3O, यहां पर आ रहा था CH3, और पावर कितनी थी आपके पास में 3/2 ये चल रही थी। अब चाहो तो इसको थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो, चेंज करोगे तो यहां पर आप रेट निकालो, या रेट कांस्टेंट निकाला तो रेट क्या हो जाएगा भाई साहब, रेट हो जाएगा बार पर मिनट्स। ठीक है, रेट क्या हो जाएगा, बार पर मिनट। जैसे आपके पास में होता है ना कंसंट्रेशन पे मोल पर लीटर पर सेकंड होता है, तो उसने बोला ना सेकंड की जगह मिनट निकाल दो, तो बार पर मिनट। अपॉन में क्या चल रहा था, अपॉन में ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो यहां पर क्या आ जाएगा बार, और पावर जो होगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास में 3/2 ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और अगर रेट की बात पूछी जाएगी तो रेट आप यहां पर क्या बोल सकते हो, यहां बोल सकते हो बार पर मिनट, ये इसको रेट में आप यहां पे बता सकते हो। तो बस सिंपल सा यही आपके पास में इसको सॉल्व करना है, और कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। कंसंट्रेशन जो था ना, जो आप यहां पे कंसंट्रेशन होता है वो लिखते हो मोल पर लीटर, पर इस बार आपके पास में क्या हो जाएगा, आपके पास में जो मोल पर लीटर है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, बार में कन्वर्ट हो गया, तो प्रेशर हो जाएगा बार में और टाइम हो जाएगा मिनट्स में। ठीक है भाई साहब, ये हो गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में होता है कि मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर आपके पास में अफेक्ट करते हैं। भाई साहब आई थिंक ये तो तुम लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं होगी। जैसे आपके पास में कंसंट्रेशन हुआ, प्रेशर हुआ, और तीसरी चीज क्या होती है, कैटलिस्ट। तो ये आपके पास में थ्योरेटिकल पार्ट है, आप चाहो तो इसको ऑलरेडी मैंने उसको वन शॉट में कवर करवा के रखा हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हो, तो वहां पर डिटेल्ड मेंशन हो जाएगा। परंतु तीन चीजों पे बात करोगे तो प्रेशर, कंसंट्रेशन और जो आपके पास में कैटलिस्ट है, वो तीन फैक्टर यहां पे निकल कर आ जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। एक रिएक्शन है इज सेकंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। ओके जी, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज। आपके पास में कोई एक सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। ओके जी, अगर ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होना चाहिए आपके पास में के, और माना कि अगर आपके पास रिएक्टेंट है ए तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहां पर छोटा सा मैं काम करता हूं, मैं ये बोलता हूं कि माना कि ये जो वैल्यू है ये किसकी है, इनिशियल रेट आपके पास में देके रखा है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। इफ द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज, अगर आपने कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, मतलब आप जहां पर ए लिख रहे थे वहां पर क्या लिख दिया 2A, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी के, यहां पर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए और ये हो जाएगा स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, बाहर निकाला तो आपको क्या मिल जाएगा के इंटू ए, और ये किसकी वैल्यू भाई साहब, ये वैल्यू तो आपके पास में ये है, तो आपके पास में R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू R0, मतलब जो इनिशियल रेट था उसके ये कितना हो जाएगा भाई साहब, अगर कंसंट्रेशन को डबल करा तो ये आपके पास में हो जाएगा 4 टाइम्स, जो नई रिएक्शन है ना वो इनिशियल के 4 टाइम्स हो जाएगी। सेकंड बोलता है रिड्यूस टू हाफ, इस बार आपके पास में ये बोल के रखा है कि माना कि ए की जो वैल्यू है वो हाफ कर दी गई, मतलब A/2 कर दी गई, तो इस सिचुएशन पे जो आपको सेकंड वाली रेट निकलेगी R2 वो क्या निकलेगी A, और A की जगह आ जाएगा आपके पास में A/2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। सॉल्व करा तो 1/4 K और यहां पर कितना आ जाएगा A का स्क्वायर। तो इसका मतलब आप बोलोगे कि सेकंड टाइम पे जो रेट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/4 टाइम्स है। तो आप यहां पे क्या बोल सकते हो, अगर कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो आपके पास में हो जाएगी 1/4 टाइम्स। तो बस इतना सा करना है, इजी सा क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तो सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था, और इस तरह का क्वेश्चन आपके पास में आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स में देखने को मिल जाता है जब कंसंट्रेशन में चेंज होता है। नाउ अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on the rate constant of a reaction, how can this effect of temperature rate constant be represented qualitatively। ओके जी, अच्छा देखो यहां पर ऑलरेडी इसकी थ्योरी मैंने आपको बता के रखी हुई है कि जब कभी भी
टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करा जाता है। तो जनरली जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है वो कितना हो जाता है आपके पास में 2 टाइम्स हो जाता है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ के रखा है कि टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड में 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज अप करने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डबल हो जाती है। तो ये एक जनरल सी बात थी, पर इसमें जो ये सेकंड पॉइंट बोलता है ना कि हाउ कैन दिस अफेक्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट बी रिप्रेजेंटेड क्वालिटेटिवली। क्वालिटेटिवली इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या था, इसके लिए हमारे पास में था K इज इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस का EA/RT। याद है कि नहीं यार, जो आर्हेनियस इक्वेशन थी ये वही वाली इक्वेशन आपके पास में लिख कर रखी गई है, जहां इस आर्हेनियस इक्वेशन को जब आप यहां पर पढ़ोगे तो यहां पर आप पाओगे कि ये जो आपके पास में टेम्परेचर होता है वो यहां पर कुछ इस तरह से डिफाइन होता है। तो बस इस तरह से आप क्वालिटेटिवली इसको यहां पे बता सकते हो। और जनरल बात की जाए तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का राइज करने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या हो जाती है, 2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है आपके पास में कोई सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इन वाटर। ओके भाई साहब, सूडो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब पता है ना, सूडो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जब कभी भी आपके पास में कोई एक सब्सटेंस, जनरली वाटर ही होता है, जब कभी भी ये एक्सेस में हो जाता है तो इसके अंदर जो चेंज होता है ना वो आप डिफाइन नहीं कर पाते हो। तो इस वजह से यहां पर कंडीशन ऐसी बनती थी कि अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना था तो रेट इज इक्वल टू होता आपके पास में रिएक्टेंट नंबर 1 और यहां पर होता आपके पास में सेकेंड रिएक्टेंट वाटर। और वाटर अगर आपके पास में यहां पर एक्सेस निकल जाता है तो इसकी पावर 0 कंसीडर की जाती है और रिएक्टेंट की पावर 1 कंसीडर होती है। तो किसी की पावर 0 मतलब क्या हो जाता, 1, इसको हटा दो तो रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करता वो किस पे डिपेंड करता, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता। ठीक है, फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन। ओके जी, ये रिजल्ट मिलके रखा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 टू 60 सेकेंड। एवरेज टाइम आपको यहां पर क्या करता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। तो भैया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा, क्या बता के रखा हुआ था कि भैया कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन में टाइम में चेंज। तो इसको आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, कंसंट्रेशन को मैं लिख दूं ऐसा, C2 माइनस C1 अपॉन में आ जाएगा T2 माइनस T1। C2 की वैल्यू कितनी है, अच्छा 30 से 60 की बात करी है तो 30 और 60 के बीच में कितना है हमारे पास में भैया, एक आपके पास में 0.17 है और एक आपके पास में कितना है 0.13 है। ठीक है भाई साहब, ये वाली कहानी दे के रखा हुआ है। अब कुछ नहीं करना, ऑब्वियस बात है रेट ऑफ रिएक्शन को मुझे पॉजिटिव लेकर आना है। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं भैया, सीधी सी बात है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या कर दो, माइनस कर दो। एक 0.31 था और एक कितना है 0.17 है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपके पास में हो जाएगा 60 माइनस 30, या फिर वो T1 माइनस T2 C1 माइनस C2 भी कर दोगे, आपके पास में आंसर तो वही आना यार। छोड़ो, सही तरीके से करवा देता हूं। ये हो जाएगा आपके पास C1 C2 T1 T2, कुछ नहीं यार, टेंशन वाली बात नहीं। यहां पर ये वैल्यू इस तरह से चल रही है ना, 30 60 90 ये चल रही है। तो आप वैसे लिखो या वैसे लिखो, आंसर आपके पास सेम ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल होता है, प्लस प्लस कैंसिल होता है। तो C1 माइनस C2 लिखो, T1 माइनस T2 लिखो, या C2 माइनस C1 लिखो, या T2 माइनस T1 लिखो, क्योंकि कई जगहों पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कहीं कहीं पर C2 माइनस C1 लिखते हैं, कहीं कहीं पर T2 माइनस T1 लिखते हैं। तो इस वजह से ये जो इशू क्रिएट होता है ना, तो वो उसको समझ लो। आपको अगर फर्स्ट में से सेकंड वाले को माइनस कर रहे हो ऊपर की तरफ, तो नीचे भी फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देना और सेम वही वाली कहानी आपको यहां पे रिपीट कर देनी है। ठीक है भाई साहब, तो आपके पास में क्या आंसर आ जाएगा, एक आ जाएगा आपके पास में 0.31 0.7, नीचे आ जाएगा आपके पास में 30 और 60। सॉल्व कर देना, सॉल्व करने पर भैया हमारे पास में आंसर कितना निकल रहा है, इसको जब आप लोग यहां पर सॉल्व कर रहे थे तो सॉल्व करने पर हमारे पास में जो आंसर निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 4.67 10 टू द पावर माइनस का 3। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऐसा लिख दूं क्योंकि मेरे पास में जगह नहीं बचेगी। तो आपके पास में जब आप एवरेज निकालोगे ना, तो एवरेज कितना निकलेगा, यहां पे एवरेज निकलेगा 4.67 इंटू 10 टू दी पावर, ये निकल कर आ रहा है हमारे पास में माइनस का 3, ये वाली वैल्यू निकल कर आ रही है। इस वैल्यू को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वैल्यू है, काफी ज्यादा आगे जाके काम आने वाली है।
अब ये बोलता है कैलकुलेट द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ये जो ईस्टर का आपने हाइड्रोलिसिस कराया है, ईस्टर मतलब ये जो रिएक्टेंट था, तो इसके लिए आप लोगों को यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, इसके लिए फाइंड आउट करना है रेट कांस्टेंट। ठीक है जी। अब यहां पर रेट कांस्टेंट आप फाइंड आउट करोगे तो ऑब्वियस बात है आपको चेंज इन कंसंट्रेशन, टाइम वगैरह आपको वहां पे लिखना रहेगा। पर इशू कहां पर आता है जरा ये देखो। इशू एक्चुअल में यहां पर ये आता है, जब आप यहां से यहां जाओगे, फिर यहां से यहां जाओगे, फिर यहां से यहां जाओगे, तो तीनों सिचुएशन पे जो k की वैल्यू होती है ना, ये वेरी करती है। यहां पर k की वैल्यू मानेंगे k1, यहां पर मानेंगे k2, और यहां पर क्या मान लेंगे हम लोग, यहां पे k3 मान लेंगे। ठीक है। अब इस बेसिस पर क्या होगा, जब कभी भी आप यहां पर रेट कांस्टेंट निकालोगे, और निकालना क्या है, रेट कांस्टेंट निकालना है कि ये निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है ना, कैलकुलेट द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट निकालना है। तो आपके पास में सूडो फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट क्या होगा, ये होगा फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला। इन तीनों का आपको क्या करना पड़ जाएगा, एवरेज लेना पड़ जाएगा, क्योंकि तीनों बार में अलग अलग वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट होगी। अब देखो एवरेज लेना पड़ जाएगा, इजी क्वेश्चन है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। किस तरह से सॉल्व करेंगे, अब ये अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, क्या होता है, फॉर्मूला आपके पास में रहता है रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में क्या आ जाता है आपके पास में टाइम और लॉग। यहां पर क्या आ जाता था आपके पास में भैया, लॉग में भी आपके पास में यही कंसंट्रेशन वाली वैल्यू आ जाती थी, इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन। तो सीधा सीधा वैल्यू भर आप लोगों को यहां पे पुट करनी है, और ये किस में करना पड़ेगा, पहले k1 के लिए इन दोनों की लॉग वैल्यू निकलेगी, k2 के लिए इन दोनों की, और k3 के लिए फिर इन दोनों की वैल्यू आपके पास में फाइंड आउट हो जाएगी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लॉग आपके पास में आ जाएगा 0.55 डिवाइडेड बाय 0.31, और टाइमिंग क्या चल रहा है भाई साहब, 0 से 30 सेकंड का यहां पर चेंज आया है। तो यहां पर इस t की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, t की जगह पर आप लिख सकते हो 30। भैया पूरा जब आप सॉल्व कर दोगे ना तो आपके पास में आंसर आ रहा है 1.91 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2, 1.91 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2। ये आ रही है किसकी वैल्यू, ये आ रही है k1 की वैल्यू। उसी तरह से अगर आपको k2 निकालना होगा तो आप क्या करोगे, 2.303, 60 से 30 गए तो ऑब्वियस बात है सर 30 सेकंड का डिफरेंस है। फिर उसके बाद में भी क्या होगा, सेम यही वाली वैल्यू रहेगी कि भैया कंसंट्रेशन से ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो अब मैं बार बार नहीं करवाऊंगा, मैं सीधे वैल्यू लिखता हूं। मैंने k1 निकाल दिया, k2 की वैल्यू हमारे पास में निकल कर आ रही है 1.957 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 2, और जो k3 है इसकी वैल्यू आ रही है 2.075 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 2। ये वाली वैल्यू आ रही है। अब आपको क्या करना है, फाइनली आपके यहां पर रेट कांस्टेंट k निकालना है सूडो ऑर्डर के लिए। तो k इज इक्वल टू हमारे पास निकलेगा 1.91 इंटू, अच्छा 10 टू दी पावर माइनस 2 तीनों में है तो आप इसको यहां पर कॉमन निकाल सकते हो। तो अंदर बच जाएगा 1.91 प्लस 1.957 प्लस यहां पर आ जाएगा 2.075 मल्टीप्लाई आ जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 2 डिवाइडेड में आ जाएगा आपके पास में 3। पूरा सॉल्व जब आप यहां पर कर रहे हो आंसर निकल कर आ रहा है 1.98 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 2, और साथ ही साथ में क्या आएगा, सेकेंड इनवर्स, क्योंकि ऑब्वियस बात है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, ये होती है आपके पास में सेकंड इनवर्स। तो बस रे भाई इतना सा काम करना है। तो यहां पर इसको सॉल्व कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका सेकंड वाला पार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 9 वाला, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास में बोलता है कि अगर आपके पास में अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। ओके जी, आपके पास में कोई ऐसी रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर में तो ए है, सॉरी ए के लिए फर्स्ट ऑर्डर है और बी के लिए क्या है, सेकेंड ऑर्डर है। तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि सर यहां पर जो आपके पास में रेट ऑफ रिएक्शन है वो हो जाएगा के, और ये हो जाएगा ए की पावर 1 और बी की पावर
2 है ना, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इसके लिए आपको क्या करना है, पहले लिखना है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, फिर आपको यहां पर ये लिखना है हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब भैया डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन ये तुम लोग लिख सकते हो, यहां पर ये आपके पास रेट लॉ लगा के रखा हुआ है, और डी बाई डी टी वाला क्या होता है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होता है, ठीक है। तो वो तुम लोगों के लिए छोड़ दिया मैंने, यहां पर ये हो जाएगा 1, यहां पर 2 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले पे बात करते हैं, क्योंकि यहां से सॉल्व करने का लफड़ा मेन है। ये बोलता है हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। अगर बी का रेट 3 गुना बढ़ा दिया गया तो आप क्या बोलोगे, सर अगर इनिशियली रेट आपके पास में R1 था तो जो R डैश होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में K A एज इट इज, और B का रेट आपको क्या कर देना है, 3 गुना बढ़ा देना है। अगर 3 गुना बढ़ा दिया तो आपके पास में हो जाएगा 3 3 9, तो ऑब्वियस बात है ये निकल कर आएगा 9 इंटू के ए इंटू बी का होल स्क्वायर। तो जो आपके पास में रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितने टाइम्स हो जाएगी, ऑब्वियस बात है अगर कंसंट्रेशन को 3 गुना करा गया तो रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। नाउ बात करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल। अगर आपके पास में ए और बी दोनों का ही यहां पर क्या कर दिया गया है, कंसंट्रेशन डबल कर दिया गया है, मतलब आपके पास में कर दिया ट्वाइस ऑफ ए ट्वाइस ऑफ बी और इसका कर दिया है स्क्वायर। तो 2 टू द 4 4 टू द 8, ये हो जाएगा 8 इंटू के, और यहां पर आ जाएगा बी, और यहां पर आ जाएगा आपके ए आ जाएगा, फिर यहां पर आ जाएगा बी, और ये चलेगा स्क्वायर। तो आपके पास में अगर दोनों को डबल कर दिया गया तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चन तुम लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, खास करके एग्जामिनेशंस में इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं जहां पर आपके पास में रेट्स के बारे में डिस्कशन किया जाता है। ठीक है भाई साहब, चलिए जी नाउ बढ़ पड़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, अब देखो यहां पर क्या बोलता है, इन अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आर नॉट वाज मेजर्ड फॉर डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। ये अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास में दे के रखे गए हैं, और ये बोलता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ए और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अब यहां पे आपके पास में ए की वैल्यू क्या क्या है, पहले आपके पास में थी 20 20 40 30 10 और 5 0.5, और जो यहां पर आपके पास में आर नॉट बाय मोल पर लीटर पर सेकंड जो देके रखा हुआ है वो कितना है आपके पास, ये और ये वाली वैल्यू। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई, पॉइंट दिख गया समझ में क्या क्या लिखा जा रहा है। ठीक है जी, चलिए अब देखो डाटा आपके पास में सारा गिवन है, ये आपके पास में ए और बी का कंसंट्रेशन है, और ये आपके पास में क्या देके रखा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन देके रखा गया है। ठीक, अब करना क्या है भाई साहब, सारा डाटा देके रखा हुआ, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के आपके पास में 2 तरीके होते हैं, एक होती है लॉन्ग मेथड जहां पर आप लोग एक एक वैल्यू को यहां पर क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है, और दूसरी होती है आपके पास में वो मेथड जहां पर आप डायरेक्ट इसको यहां बता सकते हो। पहले मैं थोड़ी सी डायरेक्ट मेथड बता दूं। डायरेक्ट मेथड कुछ इस तरह से देखा जाता है कि भाई जब कभी भी आपको कंसंट्रेशन चेक करना है, देखो ए का कंसंट्रेशन 0.20 से 0.20 की तरफ जा रहा है, और बी का कंसंट्रेशन सेम में 0.30 से 0.10 जा रहा है। मतलब यहां पर आप ये रिजल्ट निकालते हो कि ए का कंसंट्रेशन है आपके पास में सेम, जबकि जो बी का कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और इस सिचुएशन पे आप लोगों ने ये देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो यहां पे सेम हो रही है। ठीक है जी, क्या क्या हुआ, आपके पास में जो ए का कंसंट्रेशन है वो चेंज हो रहा था, चेंज नहीं हो रहा है, बी का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, पर बी के कंसंट्रेशन के चेंज होते समय रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। सो यहां पर आप ये कंक्लूजन डायरेक्ट ही निकाल सकते हो कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है डज नॉट डिपेंड्स ऑन बी, रेट ऑफ रिएक्शन बी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। सो इस बेसिस पर आप यहां पर लिख सकते हो R इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा आपके पास में पहले रेट कांस्टेंट, और यहां पर आ जाएगा A,
और यहां पर क्या आ जाएगा बी, बी की पावर आप 0 डायरेक्ट लिख देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डायरेक्टली आप यहां पर इसको समझ सकते हो। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया क्या करना है? तो ये एक डायरेक्ट तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि अगर कंसंट्रेशन के चेंज होने पर आपके पास में रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब ऑब्वियस बात है रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन दैट कंसंट्रेशन, तो इस वजह से बी के कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब यहां पर भैया बी वाली वैल्यू तो हम लोग को देखनी ही नहीं है, हम बोलेंगे भाई साहब इसमें इस चेंज का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो आपके पास में अब जो भी कुछ काम होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ ए के लिए। अब देखो यहां पर ए के लिए कंडीशन क्या हुई है कि 0.20 से 0.40 में कन्वर्जन हो चुका है, मतलब जब कंसंट्रेशन आपके पास में हो चुका है 2 टाइम्स, 2 गुना यहां पे आपके पास में कंसंट्रेशन हुआ है, तो इस सिचुएशन पे 5.07 से 1.43 ये बन रहा है। ठीक है भाई साहब, क्या बन रहा है? ये यहां पे इस तरह से चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर भी एक छोटा सा इशू ये है कि ये 10 टू द पावर -5 है और ये 10 टू द पावर क्या है -4 है। तो इस सिचुएशन पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर 10 टू द पावर -5 बनाना है तो छोटा सा काम करना, वैसे आप लोग मैथमेटिक्स वाले बच्चे हो, ऑब्वियस बात है इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं इस पॉइंट को उठाकर यहां ले जाता हूं तो 14.3 हो जाएगा और 10 की पावर जो -4 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 10 की पावर -5 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो भैया 5 से सीधा सीधा कितना बन जाएगा, ये 14 बन जाएगा, या नियर अबाउट आप क्या बोल दोगे 15 बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन 3 गुना बढ़ गई है, तो जस्ट 2 टाइम्स होने पर 3 गुना बढ़ गई है। तो यहां पर वैसे अगर आप लोग मेरा वन शॉट देखोगे तो वहां पर मैंने ज्यादा अच्छे से बता के रखा हुआ है कि ऐसी सिचुएशन जब होती है कि कंसंट्रेशन के डबल होने पर 3 गुना जब ये वैल्यू बढ़ती है, तो यहां पर जो आपके पास में रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कितनी हो जाती है, 1.5 हो जाती है। फिर से बोल दे रहा हूं, ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक अभी आप लोगों को मैंने समझा के रखी है। अगर आपको इस शॉर्ट ट्रिक का पूरा मतलब जानना है, कैसे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये सूडो ऑर्डर रिएक्शन या बोला जाए फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन निकालना चाहते हो, तो आप ये लोग डायरेक्ट सीख सकते हो। ये आप कहां से सीख सकते हो, हमारा जो मेन वन शॉट वाला वीडियो है वहां पर आप इसको सीख सकते हो। ठीक है जी, तो यहां पर ऑर्डर वैसे निकल जाएगा के ए टू द पावर 1.5 बी टू द पावर 0। अब बात रही कि भैया इसको अगर थ्योरेटिकली मुझे प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, भाई साहब यहां पर आपको पूरा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पूरा सॉल्व करना पड़ेगा मतलब क्या कि आपको अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शन पे बात चलेगी। जैसे आपके पास में पहली वाली रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है 5.07, तो आप लोगों को यहां पर लिखना पड़ेगा, बोले भैया पहली वाली रिएक्शन मेरे पास में है 5.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस का क्या देके रखा हुआ है, 4 देके रखा हुआ है। ठीक है, ये किस पर बात चला रहा हूं मैं, ये बात चला रहा हूं इनिशियल वाली वैल्यू पे। इस सिचुएशन पे रेट कांस्टेंट है आपके पास में के, कंसंट्रेशन की बात की जाए तो कंसंट्रेशन है ए का 0.20 और बी का कितना है 0.30, तो यहां पर आता आपके पास 0.20 की पावर x और यहां पर आ जाता 0.30 की पावर y, क्योंकि हमें ऑर्डर नहीं पता ना। और अगर आप फिर सेकंड रेट पर बात करते हो तो सेकंड रेट पर आपके पास में कितना आता 5.07 इंटू 10 टू द पावर -4, और यहां जब आप सॉल्व करते तो सॉल्व करने पर आपके पास में क्या मिल जाता के, और यहां पर a की वैल्यू दूसरी बार में भी सेम थी और जो b की वैल्यू थी वो 0.30 से कितनी हो चुकी थी 0.10, तो यहां पर आपके पास में आता 0.10 की पावर y। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर क्या होता है, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, ये आपको यहां पे करना पड़ जाता। लॉन्ग मेथड है, पर जब ऑब्वियस बात है एग्जामिनेशन होगी तो एग्जामिनेशन पे ये वाली मेथड लगेगी जो आपकी बोर्ड्स की एग्जामिनेशन होगी। पर अगर आप बात करते हो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तो शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बता के रखी थी वहां से सारे क्वेश्चन आपके पास में सॉल्व हो जाएंगे। अब इसका क्या किया जाए भैया, सीधी सी बात है, डिवाइड करना है तो R1 डिवाइडेड बाय R2, सॉल्व करा 5.07 10 की पावर माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 5.07 10 की पावर क्या आ जाएगा आपके पास में माइनस का 5 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू ऊपर की तरफ चलेगा रेट कांस्टेंट के 0.20 की पावर x, यहां पर आ जाएगा आपके पास में
0.30 की पावर y, यहां आ जाएगा k आपके पास में 0.20 की पावर x, और यहां आ जाएगा 0.10 की पावर y। अब क्या होगा, ये वाली टर्म कैंसल, इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये वाली कहानी आपके पास में बन जाएगी। सॉल्व करोगे तो यहां पर आंसर आएगा आपके पास में 1, और इसके बाद में यहां बच जाएगा आपके पास में 3/1 की पावर y। अब होता क्या है कि यहां पर आपको कंपैरिजन करना रहता है। कंपैरिजन अगर 1 है तो क्या मैं 1 को ऐसा भी लिख सकता हूं 3/1 की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर अगर 0 होती है तो वो वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो इस बेसिस पर अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहां से क्या पता चला कि y इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास में 0 आ रहा है। अब यही सिचुएशन मैंने डायरेक्ट आपको सॉल्व करके बता दी थी कि अगर आपके पास में कंसंट्रेशन में चेंज करने के बावजूद भी कुछ वैल्यू में डिफरेंस नहीं आता है तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है कि वहां उस कंसंट्रेशन को कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए b की पावर ऑलरेडी क्या आ चुकी थी आपके पास में 0 आ चुकी थी। अब अगर आपको वहां 1.5 निकालना है तो अब तीसरी इक्वेशन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तीसरी इक्वेशन को जब आपने R3 को इन्वॉल्व करा तो इस R3 पर वैल्यू कितनी थी 1.43 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, क्या था 1.43 इंटू 10 टू द पावर -4। पर जैसा मैंने बोला था इसको आपको प्रॉपर इक्वेट करना पड़ेगा। उठा के ले जाओ यहां पे, जैसे आप उठाकर ले गए तो क्या मिला 14.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -5। रेट कांस्टेंट के आपके पास में चले जाएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन यहां पर आपके पास ए का कितना है, एक बार है आपके पास, सॉरी वहां पे कितना है 0.40 और यहां कितना है 0.05। तो बस इसको लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 0.40 की पावर x, और यहां पर क्या आ जाएगा 0.05 था, 0.05 की पावर क्या हो जाएगा y की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो और y की वैल्यू आपके पास में क्या है 0। तो भैया इसको भी आप यहां पे 0 मान के चल लो और इस वाले को भी क्या मान के चल लो, आप यहां पे 0 मान के चल सकते हो। अब इस बेसिस पर आप लोगों को काम ये रहेगा कि इक्वेशन नंबर जो थर्ड है उसको डिवाइड कर देते हैं सपोज इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, इक्वेशन नंबर आपके पास में 1 2 हो चुका है, यहां पर इक्वेशन नंबर 3 बन चुका है। इक्वेशन 3 को 1 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास में वैल्यू बनेगी R3 डिवाइडेड बाय R1, जहां पर R3 की वैल्यू कितनी आ रही है 14.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -5, और यहां पर आ रहा है हमारे पास में 5.07 इंटू 10 टू द पावर कितना आ रहा है भैया, आपके पास में आ रहा है -4 है 5 चल रहा है ना। ठीक है, खैर ऊपर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, इस वजह से हम लोगों ने ऐसा लिख दिया। अच्छा वहीं मैंने गलती करा था बस। तो -5 10 टू द पावर -5 विच इज इक्वल टू, अब देखो y वाली वैल्यू उड़ गई, सिर्फ क्या बच जाएगा k, अपॉन में भी क्या चल रहा था k से k कैंसल, इससे ये वाली वैल्यू भी आपके पास में क्या हो जाएगी कैंसल हो जाएगी। और सॉल्व करके देख लो तो आपके पास में क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 40 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है भाई साहब, क्या बचेगा आपके पास में, यहां पर आ जाएगा 0.40 की पावर x और यहां पर आ जाएगा 0.20 की पावर x, ये आ जाएगा। और सॉल्व कर लेना, नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 14.3 को लिख सकते हो 14, और 5.0 को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हो आप यहां पे 5 लिख सकते हो। और यहां पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 4/2 आपके पास में बचेगा। 4/2 की बात करते हो तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये आपके पास में हो जाएगा अपना कितना 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 कितना, ये हो जाएगा आपके पास में 2 टू द पावर x। ठीक है, ये वाली कहानी हो जाएगी। अब देखो भाई साहब यहां पे 1.5 दे के रखा हुआ था, 1.5 का मतलब कितना होता है 3/2 होता है। तो जनरली इसका आप 3/2 करोगे, सॉल्व करके देख लेना, सिर्फ रूट यहां पे फाइंड आउट करना रहेगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में यहां पर x की वैल्यू कितनी निकलेगी 3/2, जिसको आप क्या बोल सकते हो 1.5 बोल सकते हो। अब दिक्कत यह है कि भाई जब बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है तो वहां पर आपको पूरा इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, वरना अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आएगी तो वहां सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती इतना ज्यादा, डायरेक्ट आप इसको देखकर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए जी, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, आप लोग देखकर बहुत आसानी से बता सकते हो इसको। अब देखो समझो,
क्या क्या कंडीशन आपके पास में देके रखी हुई है। 4 एक्सपेरिमेंट होते हैं, ए और बी, ये दोनों वैल्यू आपके पास में देके रखी गई है। साथ ही साथ में ये बोल के रखा हुआ है कि अगर इनिशियल रेट आपके पास में ये वाली सिचुएशन पे देके रखा हुआ है तो डिटरमाइन द रेट लॉ, आपको क्या बताना है इसके अंदर, रेट लॉ बताना है। और साथ ही साथ में आपको यह बताना है रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या होगा। अब देखो रेट लॉ अगर आपको बताना है तो कई सारे लोग सबसे पहली मिस्टेक क्या करते हैं, वो मिस्टेक ये करते हैं कि इसको देखकर डायरेक्टली यहां पर बोल देंगे कि सर इसका जो रेट लॉ बनेगा वो बनना चाहिए रेट कांस्टेंट के a टू द पावर 2 और b बनना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, याद रखो रेट लॉ जो होता है वो आपके पास में एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है और ये एक्सपेरिमेंट यहां पे करके रखे गए हैं, तो उसी बेसिस पर आपको क्या करना है, यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इतनी बात समझ में आ गई, क्या कहानी बता के रखी हुई है, तो भैया इसी बात पे हम लोग यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया क्या किया जाएगा। अब देखो भाई साहब, इसी बेसिस पर अगर आप क्वेश्चंस को देखते हो तो सिंपली आपको सेम वैल्यू और डिफरेंट वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करनी रहती है। अब जैसा आपके पास में क्या है कि यहां अगर मैं बात करता हूं कि देखो आपके पास में सेम कंसंट्रेशन डिफरेंट कंसंट्रेशन को देखो, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि इनिशियली दोनों का कंसंट्रेशन कितना था 0.1 तो आंसर कितना आया था 6.0 इंटू 10 टू द पावर -3। सेकंड कंडीशन पे बात करते हो तो यहां पर हो गया 0.3, यहां पर कितना हो गया 0.2 हो गया। अब जरा ये देखो, यहां से यहां अगर आप गए तो कंसंट्रेशन 0.1 इधर भी है, 0.1 इधर भी है, तो मतलब यहां पर क्या हो रहा है, नो चेंज। असली चेंज कहां पर हो रहा है, यहां पर। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, समझ में आई बात। जब आपके पास में 1 से 0.4 जा रहे हो और 1 से 1 जा रहे हो तो भैया यहां पर तो कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा है, पर यहां पर तो आपको चेंज दिखाई दे रहा है। यहां पर चेंज कितने टाइम्स दिखाई दे रहा है भैया, यहां पर चेंज आपको दिखाई दे रहा है 4 टाइम्स। ठीक है, चेंज आपको दिखाई दे रहा है 4 टाइम्स। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये कितनी हो गई है आपके पास में, ये भी आपके पास में एक्यूरेटली 4 टाइम्स हो गई। देख रहे हो 6 चौक 24 सीधा हिसाब होता है, 6 चौक 24 वाला। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी यहां पर कितनी कन्वर्ट हो चुकी है, 4 टाइम्स कन्वर्ट हो चुकी है। अगर यहां पर इस तरह की सिचुएशन बनती है कि आपके पास में कंसंट्रेशन में भी 4 टाइम्स चेंज होता है और रेट ऑफ रिएक्शन पे भी 4 टाइम्स चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब है जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो रेट ऑफ रिएक्शन में जो आपका ऑर्डर निकलेगा वो ऑर्डर कितना निकलेगा भाई साहब, वो ऑर्डर निकलेगा 1। ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन में जितना अमाउंट में चेंज होता है उतना अगर कंसंट्रेशन पे भी चेंज होता है तो ऑर्डर कितना आता है 1। तो इसी वजह से जब इसका एक्सप्रेशन लिखा जाएगा तो यहां पर आप इसके रेट लॉ को इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, रेट इज इक्वल टू के, और यहां पर आ जाएगा आपके पास में ए, और ए की पावर कितना आ जाएगा आपके पास में 1। अब बात कर लेते हैं बी की। तो भैया ए वाली तो वैल्यू मुझे पता चल गई है, अब मुझे सिर्फ फाइंड आउट करना है किसकी वैल्यू, बी वाले की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जैसे आपने पहले क्या देखा, एक तरफ नो चेंज और एक तरफ चेंज, तो इस बार क्या देखूंगा, यहां पर नो चेंज है 0.3 से 0.3, और इस सिचुएशन पे चेंज क्या है, यहां पर चेंज है कि भैया 0.2 से 0.4 बना है, तो यहां पर 2 गुना चेंज हो रहा है, 0.2 टाइम्स यहां पे चेंज हो रहा है। और यहां सिचुएशन देखोगे तो यहां सिचुएशन आपके पास में क्या हुआ है, 72 से यहां पे ये वाली कहानी बन गई। 72 से 2 कितना चेंज हो चुका है भैया, यहां पर चेंज हो चुका है 4 टाइम्स। ठीक है, कितना चेंज हुआ है यहां पे, 4 टाइम्स चेंज हुआ है। अब देखो मैंने क्या बोला था, अगर ये वाला चेंज और ये वाला चेंज सेम होता है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 1, पर अगर इस वाले चेंज से इस वाले चेंज में आपके पास में वैल्यू डबल होती, जैसे ये 2 टाइम्स हो रहा है तो ये कितना हो रहा है 4 टाइम्स, तो जस्ट डबल हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन पे जो ऑर्डर होता है उसको क्या लिखा जाएगा आपके पास में 2 लिखा जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक मैंने बता के रखी हुई है भैया, शॉर्ट ट्रिक से देखो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मुझे कुछ नहीं सॉल्व करना पड़ा। जैसे पुराने वाले क्वेश्चन में मुझे ये इतना सब कुछ सॉल्व करना पड़ता है ना, नए वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना पड़ा, बस ये वाली मेथड देखी तो ये वाली मेथड से मेरा क्वेश्चन तो तुरंत के तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। अब बाकी का काम क्या रहता है भैया, अगर आप लोग करना चाहो तो आप लोगों को तरीका मैंने बता के रखा है, एक एक वैल्यू को लिखो, एक एक के लिए आप आर की वैल्यू निकालो, सॉल्व करो, आंसर निकालो, फलाना करो, ढिकाना करो।
ये सारी कहानी आपके पास में बन जाती है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप शॉर्ट ट्रिक लगाते हो या फिर इसको लॉन्ग ट्रिक से सॉल्व करते हो, क्योंकि आपके पास में जो अगला क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी तरह का देके रखा हुआ है। एक ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, जिस क्वेश्चन के अंदर आप लोग को यह बताना है कि जो चेंजेस हो रहे हैं उस चेंजेस के बेसिस पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा होने वाला है इसके अंदर। और ये बोल के रखा है क्या, द रिएक्शन ए एंड बी फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो विथ रिस्पेक्ट टू बी। इस बार पहले बोल दिया है बी के रिस्पेक्ट में क्या है जीरो और ए के रिस्पेक्ट में क्या है भाई साहब आपके पास में, ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। तो अब आपके पास में ऑलरेडी दे के रखा है कि R इज इक्वल टू है हमारे पास में a टू द पावर 1 और B की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 0 दे के रखी है। तो इसके कंसंट्रेशन का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर ये फर्स्ट होता है तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, यहां पर क्या है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता तो बी वाले को बिल्कुल हटा दो। यहां क्या हुआ है भैया, डबल हुआ है। और मैंने क्या सिखाया था कि अगर आपके पास में कंसंट्रेशन 4 गुना होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कितने गुना बढ़ती है, 4 गुना बढ़ती है। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास में कितने गुना बढ़ी है, 2 टाइम्स, यहां 2 टाइम्स बढ़ी है ना, 2 से 4 हो गया। अगर रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स बढ़ी है तो कंसंट्रेशन भी कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। अब यहां पर क्या हुआ है, 2 से 4 हुआ है, तो उसी बेसिस पर ये वाली वैल्यू क्या होगी, अगेन उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद में क्या हुआ, कम हुआ, तो उतनी बेसिस पर ये यहां पर क्या होगी, कम हो जाएगी। एक टेक्निक मैंने आपको बता दी है कि भैया इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब ये मैं आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं कि इसको अब आप लोग को सॉल्व करना और बताना है इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है जी, कर लिया ये। चलिए भाई साहब क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल के रखता है कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट गिवन बिलो। ठीक है, सब कुछ आपके पास में इजी दे के रखा हुआ है। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ आपको एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। रेट आपको हाफ लाइफ पीरियड बताना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो हम लोगों को पता है फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल सा, जो कि होता है आपके पास में टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के हो जाएगा। ठीक है, फिर ये बोल के रखा हुआ है कि फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट, 3 अलग अलग रेट कांस्टेंट दे के रखे हुए हैं, जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व कर देना है। तो इस वाले के लिए अगर आप यहां पे हाफ लाइफ पीरियड निकालते हो तो यहां पर टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.693 डिवाइडेड बाय 200 आपके पास में आ जाएगा सेकेंड्स। ठीक है, ये वाली कहानी आ जाएगी। तो बस 0.693 को 2 से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अप्रोक्सीमेटली जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में कितना आंसर आ जाएगा भाई साहब, आपके पास में आ जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर 694 अगर होता तो 694 हो जाता मेरे पास में यहां पे सॉल्व करने पर 3 और 94 का हाफ कितना हो जाएगा भाई, 94 का हाफ हो जाएगा हमारे पास में 45, 46, 47। ठीक है, तो ये हो जाता अप्रोक्सीमेटली 347 और यहां पर 2 तो कर ही दिया है, ऊपर क्या हो जाता 10 टू दी पावर माइनस का 2 चल जाता। ठीक है, ये वाली कहानी आ जाती। और इस पे भी आप थोड़ा सा सॉल्व करते तो डेसिमल को उठाकर यहां लेकर जाओ तो अप्रोक्सीमेटली 3.47 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाता, माइनस का 3 आ जाता। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसके बाद में अगर 2 मिनट आपके पास में होता है तो 2 मिनट के लिए क्या कहानी हो जाएगी, तो यहां पर जब आपको टी हाफ निकालना रहेगा तो आपको सेम यहां पर करना है 0.693 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, पर इशू यह है कि अगर आपके पास में क्वेश्चन में मिनट में इसको सॉल्व करना रहा तो आपको 2 मिनट लिखना पड़ेगा, पर अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए सेकंड्स में तो हम लोगों को पता है 2 मिनट में होते हैं 120 सेकंड्स। तो जब आप इस तरह से कर दोगे तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लास्ट में आपके पास में दे के रखा हुआ है 4 ईयर्स। ठीक है, तो टी हाफ अगर आप निकालते हो तो वही आपके पास में हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय आपके पास में क्या आ जाएगा, 4 ईयर्स आ जाएगा। पर अगर इसी चीज को आपको सेकंड्स में निकालना होगा तो ये हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, एक ईयर में हम लोग मान के चलते हैं ऑन एन एवरेज 365 डेज होते हैं। 366 वाला मत करना, 365 से काम करना है अपने को। 365 डेज होते हैं। देन उसी के बाद में अगर आप बात करते हो हर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और अगर 24 घंटे की बात की जाए तो हर घंटे में 60 मिनट और हर एक मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड्स। तो अगर सेकंड्स में सॉल्व करना होगा तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आपके पास में लेंथी हो जाएगा, वरना ईयर्स में करना होगा तो आप सिंपल इतना करके भी इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हो चुका है डन। इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं, जहां पर क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि हाफ लाइफ
फॉर रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखना कि जो रेडियो एक्टिव डीके होता है, ये रेडियो एक्टिव डीके हमेशा ही क्या होता है, ये होता है आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है भाई साहब, ये क्या होता है आपके पास में, ये होता है आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपके पास में रेडियो एक्टिव होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और यहां पर 14C की बात करके रखी, ईयर्स रख के रखा है और बोलता है एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैड 80% ऑफ द 14C14 फाउंड इन अ लिविंग ट्री, एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल। ठीक है, ये बता के रखा है। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को हाफ लाइफ पीरियड दे के रखा है, दैट मींस यहां पर बोल के रखा हुआ है कि टी हाफ। ठीक है, जो आपके पास C14 कार्बन डेटिंग वाला जो हाफ लाइफ पीरियड है वो कितना है, वो है 5730 ईयर्स का। ठीक है, एक कहानी पता चली। फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे पे ये पता चलता है कि कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80% ऑफ द C14 फाउंड इन अ लिविंग ट्री। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में क्या पाया गया कि भैया जितना भी उसका 100% था उसमें से सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग कितना बचा हुआ है, 80% बचा हुआ है। तो आप यहां पर ये बोल सकते हो कि माना कि जो आपके पास में इनिशियल रिएक्टेंट था, और ऑब्वियस बात है रिएक्टेंट क्या है हमारे पास में C14, तो इनिशियली ये C14 था आपके पास में 100% और यहां पर ये बोला गया है कि आफ्टर टी टाइम ये सिर्फ कितना बचा रह गया, 80%। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, 80 मान सकते हो। वही इसको सपोज 100 ग्राम मान लिया, इसको मान लिया 80 ग्राम। और अगर ये आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपके पास में फॉर्मूला क्या हो जाता है, और हमें क्या निकालना था, एज निकालना था। तो टाइम t इज इक्वल टू होता मेरे पास में 2.303 डिवाइडेड बाय हो जाता k, और यहां पर आ जाता आपके पास में लॉग, और C14 का हमारे पास में आ जाता इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, C40 का आ जाता इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में C14 का आ जाता हमारे पास में रिमेनिंग कंसंट्रेशन। अब जब आपने इसको सॉल्व करा तो यहां पे ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, ये निकालना है, और ये K की वैल्यू नहीं है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। आपके पास में हाफ लाइफ पीरियड देके रखा हुआ है ना, तो सिंपल सा आपको हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला लगाना है, जो कि आपके पास में क्या होता है, रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास में T आ जाएगा। तो सिंपल सा जब इसको सॉल्व करोगे 0.693 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 5730। जस्ट इस वैल्यू को उठाकर वहां पे प्लेस कर दो, सॉल्व कर दो, हमारे पास में यहां पे टाइम निकल कर आ जाएगा। तो आपके पास में क्या मिलेगा, T इज इक्वल टू मिल जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय K की वैल्यू कितनी है 0.693 डिवाइडेड बाय 5730, और यहां पर आ जाएगा लॉग 100 बाय 80। 0 से 0 कैंसिल होगा, बाद में वही log m by n की प्रॉपर्टी लगानी है, उससे आपको इसको सॉल्व करना रहेगा। मैं डायरेक्ट बता देता हूं भाई साहब, यहां पर जो आपके पास में टाइम निकल कर आ रहा है वो टाइम निकल कर आया, कहां गया कहां गया, हां ये आया है 1845 ईयर्स। ठीक है, टाइम अप्रोक्सीमेटली निकल कर आया यहां पर अप्रोक्सीमेटली 1854 ईयर्स, ये इतना टाइम यहां पे निकल कर आ चुका है। तो बस रे भाई, सिंपल इतना सा ही करना है। चलिए जी, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लो, देन हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 हो गया डन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 अगेन देखो, आपके पास में यहां पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देके रखी गई है, आपके पास डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 देके रखा है जो कि NO2 और O2 में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर बोल के रखा है इनिशियली जब टाइम आपके पास में था 0 सेकंड, तो इस सिचुएशन पे आपके पास में क्या है 1.63 इनिशियल कंसंट्रेशन है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चले जाता है वैसे वैसे कंसंट्रेशन क्या होते जाएगा, कम होते चले जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस डाटा अब करना है आपको क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोलता है कि प्लॉट N2O5 अगेंस्ट T, T के अगेंस्ट आपको N2O5 के कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग डाटा बनाना है। अब देखो ये भी आपके पास में बहुत ज्यादा इजी है। आपने जब इस ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करना है तो इस ग्राफ में क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा टाइम t सेकंड्स में, और यहां पर जो आएगा ये क्या है आपके पास में कंसंट्रेशन रहेगा, कंसंट्रेशन जो आपको दे के रखा हुआ था। अब इसमें क्या सिखाया था कि भाई जब टाइम था आपके पास में 0 सेकंड तो कंसंट्रेशन क्या था 1.63। तो ये देखो
1.6 आपके पास में क्या हुआ इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये कब आया था 0 सेकंड में। और फाइनल कंसंट्रेशन या इसके अगला वाला ही देख लो, जब आपके पास में कंसंट्रेशन था 1.36 तो टाइम कितना था आपके पास में 400। तो ये देखो 400 पे ये 1.36 यहां पर इस तरह से बनाकर रखा गया है। तो बस ऐसी कहानी है। तो जस्ट सिंपली एक्स और वाई एक्सिस पर आपको क्या करना है, इस तरह का ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर देना, तो आपका काम हो जाएगा। तो इजी है रे भाई। नाउ बात कर लेते हैं फाइंड द हाफ लाइफ फॉर द रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड आपको यहां पे फाइंड आउट करना है। अब देखो हाफ लाइफ पीरियड फाइंड आउट करने के रिगार्डिंग आपको वापस से इस ग्राफ का सहारा लेना पड़ेगा। इस ग्राफ का सहारा कैसे लोगे, आप बोलोगे कि भाई हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या। हाफ लाइफ का पीरियड का मतलब यह होता है कि जब कभी भी कंसंट्रेशन आपके पास में कितना हो जाए 50% हो जाए। ठीक है, तो अगर आप बात करते हो कि भाई हमारे पास में जो N2O5 था उसका इनिशियल कंसंट्रेशन था 1.63 और 1.63 और क्या था हमारे पास में 10 की पावर में था ना, हाँ 10 टू दी पावर 2 ये चल रहा था 1.63 इंटू 10 टू दी पावर 2। और अगर इसके हाफ लाइफ की बात करते हो तो हाफ लाइफ में क्या होना चाहिए, जस्ट इसका कंसंट्रेशन होना चाहिए आधा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 2 8 16, ये होगा हमारे पास में ऐसा ऐसा ऐसा। अच्छा ये भी मैं सॉल्व कर दूं, पॉइंट हटा के नीचे की तरफ 2 जीरो बढ़ा देता हूं, जिससे क्या होगा थोड़ा सा आपके पास में ये इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है 163 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 1 जा 2, फिर बचेगा 10, तो ये हो जाएगा 81.5, इससे ये हो जाएगा कैंसल। अब इस सिचुएशन पे क्या होगा 81.5 मोल पर लीटर, ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में आधा कंसंट्रेशन है। जैसे आपके पास में कंसंट्रेशन हो गया हाफ, अब आप क्या बोलोगे कि भैया 81.5 का जो कंसंट्रेशन है वो कहां पर आ रहा है, तो ये देखो 0.8 वाली वैल्यू हमारे पास में कंसंट्रेशन की ये चल रही है, 81 समथिंग कुछ यहां पर रहेगा, इससे आपको क्या करना है यहां पे टाइम को मेजर कर लेना है। तो बस वही बात है, अगर 1.6 आपका इनिशियल कंसंट्रेशन था तो हाफ आ रहा है आपके पास दिस 0.8 पे। और इस सिचुएशन पे अगर मैं बात करता हूं तो भाई मेरे पास में जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 1450, ये आ रहा है। ठीक है 1200 1600, तो ये कहां आ रहा है 1450 पे आ रहा है। तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि यहां पर टी कितना आ रहा है 1450 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में सेकंड पार्ट। नाउ बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, यहां पर ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन लॉग ऑफ N2O5 एंड T के बीच में। ठीक है, तो ये भी आपके पास में आसान रहेगा। अब देखो यहां पर आपको जस्ट सिंपली इसको सॉल्व करना था। अगर आपके पास में कंसंट्रेशन था 1.63, ठीक है, तो 1.63 का जब यहां पर लॉग लिया गया तो आंसर कितना आया 1.79 आया, और टाइम कितना था आपके पास 0 सेकंड। तो ये देखो 0 सेकंड पे 1.79 मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.8 पर ये आ रहा है। तो इससे आपको क्या हुआ, एक डिक्लाइनिंग ग्राफ मिला है, और डिक्लाइनिंग ग्राफ मिलना भी बनता है क्योंकि वैल्यू कैसी हो रही है हमारे पास में नेगेटिव में जा रही है। तो ये लो भाई साहब इजी। ठीक है, अब जैसे ही आपके पास में ये वाला पोर्शन हो जाएगा तो इस पोर्शन के बाद में, अच्छा इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चलना क्योंकि यहां पर आपके पास में क्या होगा कि ये वाला डाटा ऑलरेडी निकाल के रखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाता है व्हाट इज द रेट लॉ। ठीक, रेट लॉ का मतलब आपके पास में क्या होता है कि जब कभी भी केमिकल रिएक्शन आपके पास में परफॉर्म होती है तो रेट लॉ हमेशा हम लोगों को ये बोलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो इक्वल होती है रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और पावर कितनी होती है हमारे पास में n, जो कि आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है। तो एक्चुअल में जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना तो यहां पर जो रेट लॉ बनता है N2O5 जो होता है ना वो एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, न कि सेकंड ऑर्डर, इसलिए यहां पर पावर कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो सिंपल है। नाउ भाई साहब आप बात कर लेते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन की, रेट कांस्टेंट। ये है आपके पास में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, रेट कांस्टेंट आपको निकालना है। अब रेट कांस्टेंट निकालने के लिए आपके पास में क्या है, वहां पर लॉग अप्लाई कर दिया गया है। तो आप लोगों को जरूरत पड़ेगी इस वाले ग्राफ की, ये वाला जो ग्राफ बना के रखा हुआ है ना, तो ये वाली वैल्यू जो रहेगी ये आपको क्या बताएगी, कांस्टेंट को बताएगी। यहां पर बात करते हैं ये एक्चुअल में क्या है, ये आपके पास में रखा हुआ है स्लोप। ठीक है, ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में है स्लोप। स्लोप की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में y2 माइनस y1 अपॉन में आता है x2 माइनस
x1 है ना, ये आता है। और इस सिचुएशन पे देखा जाए तो यहां जब आप इस स्लोप को सॉल्व करते हो तो आपके पास में ये स्लोप इज इक्वल टू, अच्छा x2 कितना है भाई साहब, x2 होगा यहां पे 3200 पे, तो यहां पर आप जब x2 निकालोगे तो ये आ जाएगा 3200 माइनस 0 सेकेंड। ठीक है, 3200 पे आपके पास में कंसंट्रेशन कितना था, 3200 पे देखो कंसंट्रेशन था हमारे पास में माइनस का 2.46। ठीक है, तो यहां पर वही वाली वैल्यू, और उसी तरह से ये देखो ये लिखा हुआ ना 3200 पे माइनस का 2.46, और जब 0 सेकंड की बात आएगी तो वहां पर कितना आएगा 1.79। तो बस इतना सा काम कर देना। ठीक है, तो यहां से आपके पास में क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। तो अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं कि भैया स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 जब आप करते हो तो यहां पर वैल्यू आ रही है माइनस का 0.67 अपॉन में 3200। ठीक है, ये वाली कहानी आती है। अब अगर मैं इसी स्लोप वाली इक्वेशन की बात करता हूं तो ये स्लोप वाली इक्वेशन को मुझे इक्वेट करना है। ये इक्वेट कहां से हो जाएगी, आप लोग को याद है हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं log k इज इक्वल टू log a। ये कहां से आता था आपके पास में, आर्हेनियस इक्वेशन से, और ये कितना आता था माइनस का EA अपॉन में 2.303 RT। इस तरह का आपके पास में ये वाला फॉर्मूला बन जाता था। अब देखो यहां पर इस फॉर्मुलेशन के हिसाब से ही आप लोगों को क्या करना है, वैल्यू को निकालना रहेगा। अब यहां पे आपके पास 2.303 पे चल रहा है, ये भी आपके पास स्लोप है, कांस्टेंट पे वो भी स्लोप है। तो भैया इसकी डायरेक्ट मैं वैल्यू बताता हूं। तो वैल्यू आपके पास में जो निकल कर आ रही है, अगर t के बीच में रखा गया तो वैल्यू हमारे पास में निकल कर आ रही है माइनस का k अपॉन में 2.303, और साथ ही साथ में विच इज इक्वल टू माइनस का 0.67 डिवाइडेड बाय 3200। भैया काट दो, माइनस को सॉल्व कर दो, तो रेट कांस्टेंट k की वैल्यू जो निकल कर आ रही थी वो निकल कर आ रही है हमारे पास में 4.82 10 टू द पावर -4। ठीक है, और ये क्या हो गया आपके पास में, सेकंड इनवर्स k की वैल्यू हमारे पास में आ गई। लास्ट में क्या था, कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड फ्रॉम k एंड कंपेयर विथ 2। हाफ लाइफ पीरियड आप निकाल सकते हो, t हाफ इज इक्वल टू कितना होता है 0.693 डिवाइडेड बाय होता है आपके पास में k, तो ये हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय कितना था 4.82 10 टू द पावर -4, 4.82 इंटू 10 टू द पावर -4। जस्ट सिंपली सॉल्व कर दो भैया, सॉल्व करके रखा गया। तो सॉल्व करने पर हमारे पास में जो आंसर निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 1438। ठीक है भाई साहब, कितना आ रहा है 1438 सेकेंड्स। और इसने बोला था कि सेकंड वाली वैल्यू से कंपेयर करके देख लो, 1438 को सेकंड वाली वैल्यू से कंपेयर करके देखा, कहां गया कहां गया कहां गया, हाँ ये रहा। ठीक है, तो सेकंड वाली वैल्यू से आपको यहां पर कंपेयर करके देख लेना है। तो ग्राफ आपने जो बनाया था नियर अबाउट सेम ही आ रहा है, 1438 पे ही चल रहा है। आपने निकाला था ना, कहां गया, ये देखो कहां गया, हाफ लाइफ पीरियड निकाला था रे भैया, कहां गया कहां गया कहां गया, ये देखो। ठीक है, हम लोगों ने पहले भी जो गिवन ग्राफ था वहां से डाटा निकाला था कि हाफ लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ कितने देर में मिल रहा था, 1450 में मिल रहा था अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। और अगर हम लोगों ने इसी चीज को हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करके रखा है तो आंसर बिल्कुल क्लोज ही आ रहा है। यहां आ रहा है 1438 और वहां पर कितना आ रहा था 1450, तो बिल्कुल क्लोज यहां पे कॉल हो रहा है। तो बस रे भाई इसके अंदर इतना ही करना है, और जैसे ही आपके पास में ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा, फोर्थ वाला सिक्स्थ वाला है, ये हो जाएगा डन। उसी के साथ में ही हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है वो हो चुका है कंप्लीट। नाउ इसके बाद में सेकंड पार्ट चालू होगा क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 40 तक का, तो वो आपको मिल जाएगा बिल्कुल इसी के बाद नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी, चलिए इसी बात पे इस लेक्चर को करते हैं एंड, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।